तो वो स्टार्ट हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है। और इट्स वेरी सिंपल, सामने आपकी जो स्टार्ट वीडियो और म्यूट वाला क्वेश्चन ऑप्शन होता है उसे दबा देना होता है, वो कुछ खास ज्यादा है नहीं है। खैर, अपार्ट फ्रॉम दैट आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले प्रश्न ये है अंतिम प्रहार वालों से, टारगेट कंप्लीट हुए या नहीं हुए, कितना। खांसी में यार कोई सुधार नहीं, आज डॉक्टर को दिखाने जाना है, अच्छा सा। मैं तो परेशान हो गया इससे। चलिए, अब जिन लोगों के टारगेट अब भी कंप्लीट नहीं हो पा रहे तो हमने हिसाब से देख लो फिर, क्योंकि एक दिन एक्स्ट्रा दे दिया अंतिम प्रहार में। कल के टारगेट बहुत छोटे थे, बहुत छोटे थे, ठीक है। तो स्टैटिक्स यूनिट को कैसे सिंपल करें। अब यार ये क्लास के विषय है ना, आंसर राइटिंग में कैसे बता दें कि अब जो चीजें एक महीने में बताई जानी चाहिए वो एक घंटे में कैसे तैयार हो पाएंगे, कैसे कंप्लीट कर पाएंगे उसे, है ना। चलिए, सेकंड प्रश्न सामर्थ्य वालों से है। सामर्थ्य वालों से प्रश्न ये है कि तुम लोगों के टारगेट कल के क्या थे और तुम लोगों ने क्या क्या चीजें कंप्लीट की। जल्दी बताएं। और अंतिम प्रहार में कौन कौन पीछे चल रहा है ये भी बता देना। यूनिट 4 पॉलिटी कंप्लीट हो गई है। चलिए, तो अभी यूनिट 3 की तरफ मूव करोगे। एंटरप्रेन्योरशिप भी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। एंटरप्रेन्योरशिप कंप्लीट हो गई है, पॉलिटी की यूनिट 5 और यूनिट 4 कंप्लीट हो गई है। यूनिट 3 की तरफ मूव करना है, ओके। ठीक है। तो हाँ, अब आते हैं मुद्दे पे। ठीक है। टेस्ट रिव्यू, विजय मैंने पहले ही बताया था कि जब समय मिलेगा तो टेस्ट रिव्यू कर देंगे, अदरवाइज कॉपी चेक वही होगी जो आपका प्रॉपर टेस्ट होगा, पार्ट वाइज। ये पहले ही आप लोगों को बता दिया गया था ना विजय। क्योंकि सुबह से लेके, बिल्कुल बोलिए बात, सुबह से लेके शाम तक बिजी रहते हैं, तो पर मैं कर देता हूँ जब भी मुझे समय मिलता है, तो मैं कर ही देता हूँ, देख ही लेता हूँ उसे ना। जल्दी बोलिए, मैं फिर क्लास लूंगा, इतना समय का अभाव है थोड़ा सा। जिसको जो भी बोला है फटाफट बोलिए। थैंक यू सो मच। ये बोलने के लिए अनुमति ले रहे थे, ओके। चलिए, तो यूनिट 4 बेसिकली, देखो यार मेरा भी फोकस, मतलब सामर्थ्य वाले बच्चे तो हैं, उनके लिए तो अलग क्लासेस चल रही हैं, पर मेरा फोकस अंतिम प्रहार पे बहुत ज्यादा है, मतलब उस लिहाज से, क्योंकि तुम लोगों की जो तैयारियां हैं वो लास्ट चरण पे है। 2 ढाई महीने की ये तैयारी है, ये आपको बूस्ट करेगी, आपको एग्जाम निकालने में मदद करेगी, ये आपको रैंक लगाने में मदद करेगी। मैं अंतिम प्रहार वालों से एक बात बोल दूं, अगर तुमने 2 महीने इत्मीनान से मेहनत कर ली, तुमने 2 महीने बहुत अच्छे तरीके से टारगेट कंप्लीट करके टेस्ट लिख के मेहनत कर ली, तो ये मान के चलिए कि ये 2 महीने की मेहनत तुम्हारे लिए रैंक भी लगवा सकती है, तुम्हें बाहर भी कर सकती है। मतलब ये 2 महीने आपके लिए डिसाइड करने वाले हैं कि आगामी 40 वर्ष आप कैसे जीने वाले हो। मैं ये अंतिम प्रहार वालों से स्पष्ट और क्लियर बोल देता हूँ। ये मैं कल का एक इंसिडेंट क्या सुनाता हूँ। देखो ऑनेस्टली कल हम लोग जाम सामली गए थे, ठीक है, तो मैं इसलिए लेट हुआ था, कल जाम सामली गए थे। तो कल जब जाम सामली हम लोग गए थे, तो बढ़िया आपके पास सरकारी गाड़ियां हैं। जब आप गए तो बैरिकेड चढ़ गए, आप मंदिर के जस्ट पीछे आके आपने गाड़ी लगा दी। ठीक है, 2 लोग आपको अटेंड करने के लिए आ गए। वो 2 लोगों ने आपको, 2 लोगों को अटेंड करने के बाद, उसके बाद
वो लोग आपको वीआई मतलब अच्छे से दर्शन करा देते हैं। वहां का जो पंडित होता है बढ़िया आपके टीका लगा के वो जो चीजें हैं, प्रसाद और जो चढ़ावा वगैरह वो अपन भगवान पे चढ़ाते हैं वो आपको देते हैं। तो ये जो चीजें हैं, मतलब जब आप जा रहे हो, गाड़ी आपके सामने ट्रैफिक में फंसी हुई है, आप यूं ही करके निकल जाओ, तो ये जो सुविधाएं है ना, ये जो सुविधाएं, ये 2 ढाई 3 महीने की जो मेहनत है ना, उसी का परिणाम होती है। कि जब सब लोगों का मन मस्तिष्क से ये कह रहा है कि चलो गरबा करें, मना नहीं कर रहा हूँ, गरबा करो, 1 घंटे जाके गरबा करो, पर बाकी के 11 घंटे पढ़ाई करो। ठीक है, 2 घंटा गरबा करो, बाकी के 10 घंटे पढ़ाई करो। तो ये जो 2 ढाई महीने में जो एग्जाम से जस्ट पहले के महीने होते हैं, जहां पर जो व्यक्ति जितने अच्छे एफर्ट्स लगा लेता है, जो जितने अच्छे तरीके से मेहनत कर लेता है, वो व्यक्ति आगामी 40 वर्ष कैसे जिएगा उसका डिसाइड हो जाता है। अब तुम में से, ठीक है, हमने तो आंसर राइटिंग के लिए क्लास ज्वाइन की थी, हमने तो केवल देखने के लिए कि भैया ऐसा क्या बता देते हैं, है ना, इसलिए की थी। सर बस हमें तो सब कुछ आता था पहले से, सब रिवीजन रिवीजन है, हम तो 5-10 मेंस भी लिख चुके हैं, 2-4 इंटरव्यू भी दे चुके हैं, तो इसलिए हमने कर ली थी। ये चीजें मायने नहीं रखती, बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जो लास्ट में सिलेक्शन दिलाने का काम करती है। मैं उत्कर्ष की वो वीडियो इसलिए सभी को शेयर करता हूँ, इसलिए सभी को सजेस्ट करता हूँ कि 0.5 नंबर का जो फासला है वो तुम्हें नॉर्मल समझ में नहीं आएगा। तुम्हें क्या लगेगा, क्या ठीक है ना यार, लिख तो रहे आंसर। 0.5 नंबर का जो फासला है वो 1 डिग्री एंगल का जो फासला तुम लोगों को नजर नहीं आ रहा है। बार बार कह रहा हूँ, तुम्हारा टारगेट कंप्लीट कराना मेरा काम है। मैं बीच में एक दिन ऑफ भी दे रहा हूँ कि चलो भैया अब टारगेट कंप्लीट कर लो। टेस्ट हो गए, 3 टेस्ट हो गए, आज चौथा टेस्ट है आप लोगों का। आंसर राइटिंग लगातार लिखवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग लिख भी रहे हैं, 50-60 कॉपीज तो आ रही हैं, मतलब मैं देख रहा हूँ 50-60 लोग आ रहे हैं, पर 300 लोग जुड़े हैं, 50-60 कॉपी आ रही है। स्टिल ये सोच रहे हैं, स्टिल ये सोच रहे हैं कि क्यों लिखे हम, तो ना लिखो। बट मैं अभी भी कह रहा हूं, अगर आप सर्वश्रेष्ठ लोगों से जो कि डेडिकेशन के साथ, अनुशासन के साथ, टारगेट के साथ कंप्लीट कर रहे हैं और आंसर राइटिंग भी कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर आप उनके साथ कंप्लीट नहीं कर सकते तो आप बाहर हो। दिस इज द मेन पॉइंट, है ना। चलिए, तो कल आपको यूनिट 4 बेसिकली जो है वो आप लोगों ने की थी, और यूनिट 4 की हम लोग बात करें। है ना, ये यूनिट 3 है। मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, ग्रोथ, खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली, उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना। देखिए, जब भी इस तरीके के क्वेश्चन तैयार करें, जब भी इस तरीके की चीजें तैयार करें, क्वेश्चन तैयार करें, तो एक संभावित प्रश्नों को पहले देख लिया करो। संभावित प्रश्नों को आप पहले देख लिया करो कि यार क्या क्या प्रश्न इनसे बन सकते हैं, कौन कौन से प्रश्न से बन सकते हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग कि इनकी जो डेफिनेशंस हैं, उन डेफिनेशंस को प्रॉपर तरीके से तैयार करो, और एक दो डाटा, ठीक है। अब जैसे ये टॉपिक जो तैयार हो रहे होंगे, तो इसमें एक दो डेटा आप हमेशा तैयार करके रख लो। खाद्य सुरक्षा के डेटा 4-5 लाइन, ठीक है, वितरण प्रणाली, उद्यानिकी की, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन की 4-5 लाइन। तो 4-5 लाइन का आपने डेटा याद किया, वो चीजें हो गई। अब इन सबके महत्व कॉमन है, इन सबके महत्व को एक जगह लिख डालो। रोजगार सृजन, पोषण सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण, जीडीपी में वृद्धि, आर्थिक आय वृद्धि, नेशनल इनकम, निर्यात, ये सारे कॉमन पॉइंट एक जगह लिख लिए ना। तो संभावित प्रश्न क्या हो सकते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करें। संभावित प्रश्न के बाद उसको देखें कि उसकी फ्रेमिंग कैसे होगी। एक चीज होती है टॉपिक को पढ़ना, एक होता है टॉपिक को पढ़ना, एक होता है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में पढ़ के थोड़ा सा फ्रेमिंग को देखना। क्वेश्चन आंसर भी थोड़े से ट्रिकी हो। मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी की वृद्धि का, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, जैसे पहला टॉपिक ही है हमारा मध्य प्रदेश में जीडीपी वगैरह, तो एक क्वेश्चन आया भैया मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में। अब यहाँ से 2 मार्कर क्या क्या बन सकते हैं, पहले अनुमान लगा दो कि भैया जो जीएसडीपी होता है, मतलब मध्य प्रदेश या की राज्य घरेलू उत्पाद होता है, उसकी वृद्धि दर कितनी रही, ये प्रश्न पूछ सकता है।
प्रति व्यक्ति आय से क्या समझते हो? अच्छा, एक बात याद रखना कि जो यूनिट 3 है और यूनिट जो 4 है, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, इनके जो कॉन्सेप्ट हैं, वो कॉन्सेप्ट यूनिट 1 और 2 के हैं। यूनिट 1 और यूनिट 2 के हैं। इनके जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कहाँ के? यूनिट 1 और 2 के हैं। कैसे हैं मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपने खाद्य सुरक्षा पढ़ा है भारत में, तो मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा क्लियर हो जाएगा। अगर लोक वितरण प्रणाली अगर आपने भारत में पढ़ा, तो खाद्य सुरक्षा के उद्देश्य क्या है ना? उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, चुनौतियां क्या है, और सरकार की योजनाएं क्या है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट ऊपर पढ़ा होगा, तो मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की भी उद्देश्य, आवश्यकता, महत्व, चुनौतियां और योजना थोड़ी चेंज हो जाएगी, सेम रहेंगी। आपको केवल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उसका डेटा को थोड़ा देखना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से अगर आपने लोक वितरण प्रणाली को पढ़ा होगा इस तरफ, तो यूनिट जो 4 है, यूनिट 3 है, उसमें भी चीजें सेम रहेंगी। ठीक है। आदित्य पर्यटन, पर्यटन आपको उधर आगे भी देखने को मिलेगा। अगर आपने विनिर्माण अधोसंरचना देखा हुआ, तो इसके समक्ष कारण, परिणाम, प्रभाव, चुनौतियां, जो चीजें हैं, वो सेम आपको नीचे देखने को मिलेंगी। ठीक है, सेम चीजें आपको देखने को मिलेंगी नीचे। जैसे प्रमुख फसलें, फसल पैटर्न, जो खाद्य सुरक्षा वितरण प्रणाली, भंडारण, ये इंडियन इकोनॉमी के भी टॉपिक हैं, और ये मध्य प्रदेश इकोनॉमी के भी टॉपिक है। मतलब कारण, परिणाम, प्रभाव, अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश की फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक, तो जो भारत के वही मध्य प्रदेश के हैं, है ना? प्रश्न पूछे कि मध्य प्रदेश में कम जोत के कारण क्या है, या जोत का आकार कम क्यों होता जा रहा है, तो जो भारत में कारण है वही मध्य प्रदेश में कारण है ना? मध्य प्रदेश में खाद्य सुरक्षा की आवश्यकता क्यों महसूस है, तो यो जो कारण भारत में है वही मध्य प्रदेश में है। तो अब मध्य प्रदेश राज्य घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, वृद्धि के कारण क्यों है? कृषि क्षेत्र अच्छा कर रहा है, सेवा क्षेत्र अच्छा कर रहा है, औद्योगिक क्षेत्र अच्छा कर रहा है, तो जो भारत में कारण है वही मध्य प्रदेश में कारण है, कॉमनली, लगभग लगभग। तो यहाँ पे आपको बेसिकली जिन चीजों पे फोकस करना है, वो ये फोकस करना है हम लोगों को कि एग्जैक्ट मध्य प्रदेश का डेटा क्या बोल रहा है, मध्य प्रदेश के आंकड़े क्या बोल रहे हैं, उन आंकड़ों के व्यापक। अब उद्यानिकी, पशुधन, डेयरी, मत्स्य पालन का महत्व, आवश्यकता वही है, बस इसकी डेटा देख लेना। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति देखना है, मालवा में औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या है, बुंदेलखंड में क्या है, क्षेत्रीय समानता क्यों है। ठीक है। अधोसंरचना विकास। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कॉन्सेप्ट्स आप यूनिट 1 और 1 2 में पढ़ के आए, उनको यहाँ पे अप्लाई करना। कारण, परिणाम, प्रभाव समान रहेंगे, केवल डेटा जो है वो ऊपर नीचे होगा, डेटा को आप लोगों को देखना होगा। ठीक है। तो डेटा इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर आपको डेटा के बारे में ज्यादा डिस्कस करना होगा। बाकी सारी चीजें जो है वो कॉमन रहेंगी, ऊपर वाली, है ना? पूरी चीजें कैसी रहेंगी, ऊपर वाली आपकी कॉमन रहेंगी। ठीक है। चलिए। तो जैसे ये जो यूनिट है, ये जो टॉपिक है ना? अब यहाँ से जो भी प्रश्न बनेंगे, औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति, अधोसंरचना, तो जब आपने ये नोट्स पढ़े होंगे, जहां से भी नोट्स पढ़े होंगे, उसमें नो डाउट इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो इंक्लूडेड होगा। जितने भी लोगों ने पढ़े होंगे, जो भी नोट्स पढ़े होंगे, किसी ने चैंपियंस करके पढ़े होंगे, किसी ने सिविल जॉब्स के पढ़े होंगे, है ना? तो जो भी इन लोगों ने जो भी नोट्स पढ़े होंगे, उसमें आपकी इकोनॉमी सर्वे ऑटोमेटिकली इंक्लूडेड है। बिना इकोनॉमिक सर्वे के ये टॉपिक बन पाना संभव नहीं है। तो जिन लोगों ने पढ़ा है, क्या उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को सम्मिलित करते हुए पढ़ा है? मैं शुभांगी, जब मैं उस पे आऊंगा उद्यमिता पे, कल मैंने बताया था कि जब उद्यमिता पे आएंगे तो उद्यमिता पे भी करेंगे। ठीक है। तो लगभग लगभग उसी से किया होगा। ये आप पीडीएफ भी देखोगे, नोट्स भी देखोगे। देखो, जैसे ये है, मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। तो मैंने हमेशा बोला है, हमेशा एक चीज कही है कि आपको इंट्रोडक्शन इसी तरीके से बनानी है चीजों को, कि देश की प्रगतिशील राज्य में मध्य प्रदेश आज पिछले दरों के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में उल्लेखनीय वृद्धि निश्चित ही आर्थिक प्रगति का शुभ संकेत है। 2024-25 में मजबूत आर्थिक प्रदर्शन किया है। ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद मैट्रिक्स स्पष्ट था कि जिसमें तीनों क्षेत्र, प्राथमिक द्वितीय क्षेत्रों की प्रगति का आधार पे किया गया है। वही चीजें हमने यहाँ डाल दी, आर्थिक समीक्षा की। फिर अब सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है, ये आप लोगों को पता है। एक राज्य के भीतर प्राथमिक द्वितीय तृतीय क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं, उनकी जो
टोटल आय को जोड़ दिया जाए तो बेसिकली वो क्या कहलाई, जीएसडीपी कहलाई। ये भी आपको आइडिया है। ये मैप हमने उस दिन देख रहे थे जब हमने बेसिकली क्या देखा था, आर्थिक समीक्षा देखा था, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, शुद्ध आय में कब क्या चीजें हुई है ना। मध्य प्रदेश की जिस तीनों क्षेत्रों में अच्छी खासी उल्लेखनीय वृद्धि हुई, इसी तरीके से प्राथमिक क्षेत्र में भी खाद्यान्न उत्पादन में हम लोग अच्छा किए हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र का हमने कल देख लिया था उस दिन, फसल पशुधन वानिकी की। अब प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के कारण क्या है, या प्राथमिक क्षेत्र में वृद्धि के कारण वही होंगे, सिंचाई सुविधाओं में विस्तार, इरिगेशन फैसिलिटीज इंक्रीज हुई हैं, ठीक है, मत्स्य पालन का विकास हुआ है, पशुधन का विकास हुआ है, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा बोल रहा है ना, ये आर्थिक समीक्षा बोल रहा है। खनन उत्खनन गतिविधियों में वृद्धि हुई, कृषि विपणन सुधार हुआ है, किसानों को प्रशिक्षण खाद्य सुरक्षा। तो ये पॉइंट की कृषि तकनीक, कृषि में निवेश को बढ़ावा मिला है, मुख्यमंत्री वो योजना 4,000 रुपए मिल रहे हैं। चुनौतियां सेम है जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, चुनौतियां सेम ही है कि अभी भी बीज अच्छे नहीं है, उर्वरक अच्छे नहीं है, सिंचाई अभी भी 55% भूमि सिंचित हो पाई है, मानसून पर निर्भरता ठीक है, किसानों में जागरूकता का अभाव है, प्रशिक्षण का अभाव है ना। पशुधन में देखें तो पशु चिकित्सा सेवाओं की कमी है। तो चुनौतियां लगभग वही है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डेटा इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग। बाकी प्रभाव वृद्धि के कारण चुनौतियां, ये सारी चीजें आप बहुत इजीली मैनेज करोगे। फिर द्वितीय क्षेत्र हमने उस दिन देखा था, द्वितीय क्षेत्र में भी ये चीजें नोटिस की थी। वो वृद्धि के कारण भी क्या होंगे, प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता। अगर प्राइमरी सेक्टर जब तक इंक्रीज नहीं होगा तब तक सेकेंडरी सेक्टर इंक्रीज नहीं होगा। फिर अब औद्योगिक क्षेत्र को विकास के लिए जो जो चीजें चाहिए, इन सब में सरकारी योजनाओं को लेके जाओ, निवेश को लेके जाओ, सारी चीजों को। तो जो जो सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर को इंक्रीज करेंगे, बढ़ाएंगे, उसकी ग्रोथ को बढ़ाएंगे, वो सारी चीजें जाएंगी, चुनौतियां सेम हो जाएंगी। ठीक होती से उसी तरीके से तृतीय क्षेत्र, तो तृतीय क्षेत्र में इस तरीके से आर्थिक समीक्षा को जो डाटा था वो आपने कंप्लीट किया, और उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो उसके साथ आपने मिक्स कर दिया। तो इस तरीके से आपकी यूनिट 3 और यूनिट 4 बेसिकली क्या होगी, कंप्लीट हो जाएगी। कोई भी यूनिट आपकी इसी तरीके से आसानी से कंप्लीट होगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपने इन सारी चीजों को ठीक तरीके से कर लिया होगा, है ना, सारी चीजों को ठीक तरीके से कर लिया होगा। चलो, अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, ताकि आंसर राइटिंग पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। ठीक है, तो जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन आया इकोनॉमिक्स में खासकर, तो एक इंट्रोडक्शन आप हमेशा कॉमन लिखोगे। आप लोगों की जिम्मेदारी है कि आप हर एक टॉपिक के कॉमन इंट्रोडक्शन को दिमाग में बिठा लें, हर एक को दिमाग में बिठा लें। अब सपोज करो एक क्वेश्चन आपके सामने है, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जीएसडीपी की वृद्धि का, जीएसडीपी की वृद्धि का विश्लेषण आपको करना है, कि हमारी जो जीएसडीपी बढ़ रही है इसका हमें एनालिसिस करना है। तो ठीक है, इंट्रो हो गया कि जीएसडीपी क्या होती है। फिर आपने बताया वृद्धि दर, आपकी अगली हेडिंग क्या होगी, वृद्धि दर क्या है, ग्रोथ रेट क्या है, ठीक है। फिर आपको बताना है कि मध्य प्रदेश की जीएसडीपी में हाल के वर्षों में लगातार सकारात्मक वृद्धि देखी गई। अब अगर आपको डेटा याद नहीं है, अगर आपको डेटा याद नहीं है, वो इस तरीके की चीजें आपसे पूछ ले, तो आप ये बता दो भाई ये लगातार सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जब आपको डेटा याद नहीं। अगर आपको डेटा याद है तो बकायदा लिखें कि सकारात्मक वृद्धि देखी गई, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में या 25-26 में इतनी थी, ठीक है। उसके बाद जो वृद्धि दर है, जब भी आप इस तरीके के क्वेश्चन वृद्धि दर देखो, हमेशा मध्य प्रदेश के संबंध में कोई भी प्रश्न आए, कभी भी कोई भी प्रश्न आए, तो आप देखें कि जो ग्रोथ रेट है या जो प्रोडक्शन है, वो भारत में क्या स्थान रखना है। क्या भारत की वृद्धि दर से ज्यादा है, पहला प्रश्न। क्या अन्य राज्यों की वृद्धि दर से ज्यादा है, क्या अन्य राज्यों की तुलना में हम लोग कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। जब आप तुलना करोगे अन्य राज्यों से तो एक दो पॉइंट आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे हमेशा। कैसे,
कि जब हम देखते हैं कि भैया अन्य राज्यों की तुलना में हमारी वृद्धि दर कम है या ज्यादा है, भारत की जो औसत वृद्धि दर है, एवरेज ग्रोथ रेट है, उससे ज्यादा है कि कम है, तो हम लोग विश्लेषण कर पाएंगे कि एग्जैक्ट हम लोग कहां जा रहे हैं। ठीक है, फिर उसका वृद्धि दर में क्षेत्रीय योगदान आप लोग बताएं, रीजनल कंट्रीब्यूशन आप लोग बताएं, या सेक्टरल कंट्रीब्यूशन आप लोग बताएं। तो रीजनल में क्या होगा, सबसे बोले प्राइमरी क्षेत्र या कृषि क्षेत्र आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर सेक्टर, वो गेहूं सोयाबीन। दूसरा आप उद्योग बताएं, और तीसरा आप बताएं सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र में वही। उसके बाद आप बताएं विशेष उपलब्धियां आपने क्या हासिल की है। तो विशेष उपलब्धियां क्या हासिल की, सिंचाई क्षेत्र का विस्तार हुआ है हमारे यहाँ पे, बड़े पैमाने पे आधारभूत संरचना में निवेश हुआ है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार हुआ है। दिस इज द रीजन की जीएसडीपी में वृद्धि हो रही है। ठीक है, अब निष्कर्ष दिमाग में बिठा लो, एक बढ़िया निष्कर्ष तैयार कर लो कि जीएसडीपी में वृद्धि ने प्रदेश को बीमारू राज्य से निकालकर तेजी से बढ़ते हुए राज्यों की निकालकर तेजी से बढ़ते हुए राज्य की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। ठीक है, तो ये आपका, तो ये जीएसडीपी की जो वृद्धि का हमने विश्लेषण किया कि किस तरीके से चीजें हुई हैं। अब सेकंड क्वेश्चन वो आपसे पूछे कि राज्य में प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम इंक्रीज होने के कारण क्या है। राज्य में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के कारण, तो अब वो इंट्रो दोगे, प्रति व्यक्ति आय बता दोगे एक लाइन में, या मध्य प्रदेश में अब इंट्रोडक्शन कैसा हो सकता है, इंट्रोडक्शन ये भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2024-25 में इतनी हो गई है ना, प्रचलित कीमतों पे या स्थिर कीमतों पर इतनी हो गई है। तो आपने डेटा के साथ इंट्रो दे दिया, डेटा के साथ आपने इंट्रो दे दिया कि भैया दो फाइनेंशियल ईयर में, जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 है, उसमें पर कैपिटा इनकम मतलब पीसीआई इतनी हो गई। क्लियर है, जिसकी वृद्धि के निम्नलिखित कारण। अब कारण आप लोगों को पता है, कारण लिखने के दो तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो सकता है कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरीके से आप पॉइंट लिखें, पर इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास होंगे नहीं, इतने नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास होंगे नहीं। ठीक है, तो आप टू दी पॉइंट लिखें। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि हमने लिखा भैया पहला कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि, आपको तीनों सेक्टर के बारे में लिखना पड़ेगा। कृषि उत्पादकता की प्रति व्यक्ति आय किससे मिलकर बनेगी, कृषि सेक्टर से बनेगी, उद्योग से बनेगी, सेवा से भी बनेगी। तो कृषि उत्पादकता में वृद्धि आपने पहला कारण लिखा, और एक ही लाइन में डिस्क्राइब कर दिया सिंचाई क्षेत्र का विस्तार क्यों हुई भैया, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज जो है वो इंक्रीज हुई हैं, है ना। प्रोडक्टिविटी क्यों बढ़ी, क्योंकि इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ी, और साथ ही साथ क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन अर्थात फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे आपने लिखा फसल विविधीकरण। ये आपका एक पॉइंट खत्म हो गया, एक लाइन में आपने एक पॉइंट को खत्म कर दिया डिस्क्राइब करते हुए। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपने दूसरा पॉइंट लिखा, औद्योगिक निवेश, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, दूसरा पॉइंट डिस्क्राइब किया, तो इसमें आपने लिखा एसीजेड, स्मार्ट पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क। जो भी आप मतलब आपने जो भी कारण पढ़े हो, जरूरी नहीं कि आप यही कारण लिखो, खनिज आधारित उद्योग। तो इस तरीके से आपने कम से कम 3, 4, 5, 6 या 7 पॉइंटों को आपने लिख दिया। बाकी आपने अन्य करके, अन्य कारण करके आपने लिख दिया 8 और 9। ठीक है, 8 और 9। तो जब अब सिंगल सिंगल लाइन के हैं तो आपने 7 लिख दी, और अन्य में आपको केवल ये लिखना है
अन्य में आपको केवल नाम लिखना है बस, 8, 9, अगर आपके पास ज्यादा पॉइंट है तो 10, 11। और उसके बाद आपको एक लाइन में नीचे निष्कर्ष में खत्म कर देना है कि परिणाम स्वरूप, यहाँ पे लिख देना है परिणाम स्वरूप प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के करीब पहुंच रही है। यद्यपि असमानताओं की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है ना, यद्यपि असमानताओं की चुनौती मतलब सब जगह एक साथ नहीं पहुंच रही है, असमानताओं की चुनौतियां अभी भी बनी हुई है। ठीक है, तो डिस्क्राइब करना है तो कोशिश करो सब हेडिंग लिख के एक लाइन में आप लोग डिस्क्राइब कर दो, एक लाइन में डिस्क्राइब कर दो, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स भी आपके बढ़ गए, नंबर ऑफ पॉइंट्स भी आपके बढ़ गए। ठीक है, और बेसिकली ये हुआ कि आपने अन्य कारण करके नॉर्मल लिख दिए, नहीं होंगे तो 7 पे छोड़ दो भैया, नहीं होंगे तो 7 पे छोड़ दो। तो जब भी आपके पास नंबर ऑफ पॉइंट्स ज्यादा हो 10, 11, अब यही क्वेश्चन सपोज करो, हालांकि 10 मार्कर में एक आयाम वो कभी नहीं पूछते, यही क्वेश्चन अगर वो 10 मार्कर में पूछे तो उसको 3-3 लाइन में डिस्क्राइब कर दो, कृषि उत्पादकता में वृद्धि। हाल के वर्षों में कृषि उत्पादकता में तीव्र वृद्धि देखी गई है, जहां न केवल सिंचाई क्षेत्र के विस्तार और फसल विविधीकरण ने खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की है, वही सरकारी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में निवेश में वृद्धि हुई है। फाइनेंशियल ईयर इतने इतने में खरीफ उत्पादन में इतनी वृद्धि हुई है, 3 लाइन में वही चीज अपन ने चेंज कर दी। तो 7 मार्कर को 10 मार्कर में कैसे कन्वर्ट करना है ये आपको लैंग्वेज में बता देंगे, भैया लैंग्वेज आप जितना दे दोगे आप उतना कर लोगे। और ये 7 के 7 पॉइंट डिस्क्राइब हो जाएंगे 3-3 लाइन में, और एक लाइन आप छोड़ के लिख रहे हो एक पॉइंट के बाद, तो टोटल हो गई 4 लाइन, 7 चौके 28, तो 2 पेज आसानी से भरे जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद थोड़ा और टेक्निकल क्वेश्चन पे जाएं, तो जो जीएसडीपी है, जीएसडीपी वृद्धि दर व मानव विकास सूचकांक एचडीआई में संबंध बताओ। क्या, अगला प्रश्न ये है कि क्या जो राज्य समृद्धि है मतलब राज्य घरेलू उत्पाद है, जीएसडीपी है, और एचडीआई में क्या संबंध है? क्या जीएसडीपी बढ़ने के साथ साथ एचडीआई बढ़ता है, या जीएसडीपी बस बढ़ रहा है हमारे यहाँ पे एचडीआई नहीं बढ़ रहा? एचडीआई का मतलब आप समझ रहे हो ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। एचडीआई का मतलब यही होता है ना, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन प्रत्याशा। तो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले जीएसडीपी के बारे में आप बताएं एक दो लाइन में कि क्या है भैया, उसके बाद एचडीआई के बारे में बताएं 2 लाइन में, बेसिकली ये क्या है। अब हमें संबंध बताना है तो हम सबसे पहले सकारात्मक संबंध बताएंगे, ये पॉजिटिव रिलेशन क्या है। सकारात्मक संबंध में बताया कि जब आपके पास उच्च जीएसडीपी वृद्धि होगी, है ना, मतलब आपके जब राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि होगी तो स्वाभाविक सी बात है अधिक आय सृजन होगी लोगों के पास। वृद्धि तभी हो रही है ना जब लोगों को उत्पादन बढ़ रहा है, उत्पादन तभी बढ़ रहा होगा जब लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, है ना, लोगों को रोजगार मिल रहा होगा, है ना। तो दो चीजें हैं, एक तो अधिक रोजगार मिलेगा, पहली चीज, और दूसरी चीज निकल के अधिक राजस्व सृजन भी होगा, अधिक राजस्व सृजन भी होगा। अब अधिक रोजगार मिलेगा, अगर रोजगार मिलेगा तो लोगों की शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति वैसे भी अपने आप अच्छी हो जाएगी, वो अच्छे स्कूल में पढ़ाएगा बच्चों को, अच्छा इलाज करा पाएगा। अगर अधिक राजस्व सृजन होगा, रेवेन्यू कलेक्शन ज्यादा होगा, रेवेन्यू फॉर्मेशन ज्यादा होगा, तो सरकार क्या करेगी? सरकार सामाजिक क्षेत्रों, सोशल सेक्टर्स लाइक शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, न्यूट्रिशन, आवास, इनमें निवेश करेगी, इनमें इन्वेस्ट करेगी, है ना। तो इसका ये है कि अगर जीएसडीपी में वृद्धि हुई है तो एचडीआई भी ठीक होगा। एमपी में शिक्षा का प्रसार हो गया,
स्वास्थ्य ढांचे में सुधार हो गया, हेल्थ जो स्ट्रक्चर है, गरीबी में कमी, इसके एग्जाम्पल हैं, है ना, इसी के उदाहरण है कि हाँ भैया तो ये तो हो गया पॉजिटिव रिलेशन। पर कुछ दिक्कतें भी हैं, कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ चुनौतियां भी हैं। सीमाएं क्या है? आर्थिक वृद्धि के बावजूद क्षेत्रीय समानताएं बनी हुई है। आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, आर्थिक वृद्धि तो हो रही है, परंतु क्षेत्रीय समानताएं तो अभी बनी हुई है। रीजनल बैलेंस तो अभी बने हुआ है। देखो ना आप, बुंदेलखंड में और मालवा में देखो, आदिवासी क्षेत्रों को देखो नीचे, तो यहाँ पे स्वास्थ्य की स्थिति, शिक्षा की स्थिति अभी भी खराब है। आप झाबुआ अलीराजपुर जाइए, 39% केवल लिटरेसी रेट है ना। और एचडीआई जो है अभी भी राष्ट्रीय औसत से नीचे। मैं अभी बता रहा हूँ, जब भी मध्य प्रदेश की बात आए तो हमें भारत के एवरेज से तुलना जरूर करनी है और अन्य राज्यों से तुलना जरूर करनी है, तब जब आपके पास आंसर में पॉइंट ना मिले तब। एचडीआई राष्ट्रीय औसत से, मध्य प्रदेश का जो एचडीआई है राष्ट्रीय औसत से नीचे है अभी भी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि केवल जीएसडीपी वृद्धि पर्याप्त नहीं है। जीएसडीपी में वृद्धि इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है, केवल इतना नहीं है, बल्कि हमें समावेशी विकास और मानव पूंजी निवेश से एचडीआई में, समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, मानव पूंजी निवेश, ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट से ही एचडीआई में सुधार संभव है। ये ट्रिकी क्वेश्चन मैं बस इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि तुम्हारा दिमाग खुल जाए और तुम्हें ये ना लगे कि सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं। चीजें सेम है, कनेक्ट सेम करना है आप लोगों को। केवल इनको डिस्कस करने का मतलब ये कि आपको एक थॉट प्रोसेस दे दे कि हाँ भाई क्वेश्चन दाएं बाएं घुमा के आते हैं, या इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं उनको इसी तरीके से डील किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ना आंसर फ्रेमिंग करनी है, इस तरीके से आपको चीजों को सोचना है और इस तरीके से आपको लिखना है। जब कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होगी तो ये आसानी से बन भी जाएंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? उद्योग क्षेत्र की स्थिति में कौन कौन से पॉइंट आना चाहिए, बताओ आप लोग, कौन कौन से पॉइंट आएंगे उद्योग क्षेत्र में? हाँ, बता सकते हैं। आयुष्मान भारत योजना, आवास योजना। औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति में क्या पॉइंट आएंगे आप बताओ? समृद्धि दर क्या है औद्योगिक क्षेत्र की? कितनी ऐसी जेड है हमारे यहाँ पे? कितने औद्योगिक पार्क हैं? कंट्रीब्यूशन क्या है? एम्प्लॉयमेंट कितना सृजित कर रहे हैं? डेटा में सोच लिखना जरूरी है क्या? मत लिखो, लिखोगे तो ज्यादा ऑथेंटिसिटी आ जाती है ना। औद्योगिक क्षेत्र की योजनाएं कौन कौन सी चल रही हैं? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मतलब कृषि और सेवा क्षेत्र की भूमिका मध्य प्रदेश की जीएसडीपी वृद्धि में। कृषि और सेवा क्षेत्र की भूमिका। कल मैंने आपसे बोला था कि 2 वीडियो देख के सोना आप लोग। कितने लोगों ने 2 वीडियो देख के सोए कल? ये जो अंतिम प्रहार वाले थे, कितने लोग वीडियो देख के सोए थे? अभी बता रहा हूँ, आंसर राइटिंग की जो बेसिक्स है वो उसी में है। एक देखा था, वेरी गुड। एक देखी थी, वेरी नाइस। और ऐसे महानुभाव जिन्होंने एक भी नहीं देखी, जो आंसर राइटिंग स्किल्स में सिद्धहस्त हैं, कौन सी देखी थी? उसमें पूरा बताया है, 2 मार्कर कैसे लिखना है, 7 मार्कर कैसे लिखना है, कॉमन पॉइंटर का यूज कैसे करना है। ठीक है, तो उनको देखते रहो, वो तुम्हें नया थॉट प्रोसेस देगा। भाई आप सानिध्य के समय देखो या किसी के भी समय देखो, उन्हें रिपीट करते रहो।
तो जो लोग देख रहे हैं उनको आंसर राइटिंग में चीजें ठीक लग रही होंगी। मैं यहाँ पे आंसर राइटिंग बहुत सारी चीजें नहीं बता रहा, मैं यहाँ पे आपको पढ़ने के तौर तरीकों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। आंसर राइटिंग भी चली रही है क्योंकि रिकॉर्डेड हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी है, रोज दो देखते हैं। और बाकी महानुभाव जिन्हें लगता है कि वो बिल्कुल अर्जुन है और सिद्धहस्त हो गए, निपुण हो गए, आंसर राइटिंग कॉपी तो आप लोगों को बनानी है। मैंने बना के रखी थी जब मेंस एग्जामिनेशन दिया था तो। हाँ, उन्हें देखते रहना है आप लोगों को, और आप लोग देखोगे कि 2 मार्कर, 7 मार्कर, 10 मार्कर कैसे लिखना है। अभी भी जवाब आए नहीं, 2-4 लोगों के जवाब आए सिर्फ। बाकी लोग जिन्होंने नहीं देखी वो आंसर लिखे कि हमने नहीं देखी। अंतिम प्रहार वालों, आज से देखेंगे, वाह। डेली एक एक देख लो, है ना। डेली एक एक देख लो, जब भी समय मिले एक एक देख लो, है ना। कॉपी बनाओ और उसको लिखो, एक एक देखो, कॉपी बनाओ और उसको लिखो। फिर तुम देखना कि 45 दिन बाद, 60 दिन बाद एक चेंजेस आएंगे आपके में, और चीजें थोड़ी सी आसान होना स्टार्ट होगी। ठीक है। तो अब कृषि और सेवा क्षेत्र का क्या योगदान है, ये स्क्रीनशॉट लेना था, किसी को ही ले लो। ले लिया। जब भी 2 डायमेंशन आपसे पूछे, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव, योगदान, तो 2 डायमेंशन को हमेशा इसी तरीके से ले जाना है। यहाँ पे लिखो कृषि क्षेत्र का योगदान, यहाँ लिखो सेवा क्षेत्र का योगदान। जब भी 2 डायमेंशन पूछे, अगर यहाँ पे महत्व परिणाम आते तो भी लिखते, कारण परिणाम आते तो भी इसी तरीके से लिखते, सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव आते तो भी इसी तरीके से लिखते। कुछ लोगों को लगता है बीच में लाइन खींचना है, माता का आशीर्वाद नहीं बरसाना है, तो वो बीच में लाइन खींच के भी लिख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के शब्द इधर उधर चले जाते हैं, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। योगदान में क्या बताओगे कि भैया जीएसडीपी में कितना कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। फिर उच्च कृषि वृद्धि दर, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, खाद्यान्न उत्पादन, कृषि विविधीकरण, फसल डाइवर्सिफिकेशन, निर्यात में योगदान। ठीक है। उसके बाद सेवा क्षेत्र की बात करें तो तेजी से विस्तार हो रहा है, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य का, है ना। पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, खजुराहो, भीमबेटका, सांची जैसे विश्व धरोहर। आईटी सेवाओं में विस्तार हो रहा है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य एक्सपेंशन हो रहा है, व्यापार परिवहन में बढ़ावा हो रहा है ना। होटल वगैरह में वृद्धि हो रही है। ठीक है। तो दोनों तरफ से आपने पॉइंट लिखे, निष्कर्ष के साथ खत्म किया, हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक और प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं, केवल इसलिए राज्य की जीएसडीपी में वृद्धि हो रही है, ठीक है, फिर भी क्षेत्रीय असमानताएं बनी हुई है, रीजनल इम्बेलेंस बना हुआ है। क्यों? राज्य में जीएसडीपी में ठीक ठाक वृद्धि हो रही है, फिर भी क्षेत्रीय असमानता बनी हुई है।
तो जब भी क्षेत्रीय समानता की बात करेंगे तो हमें आर्थिक समानता बतानी पड़ेगी, हमें सामाजिक असमानता बतानी पड़ेगी, सोशल, हमें कृषि क्षेत्र में भिन्नता बतानी पड़ेगी, हमें शहर और ग्रामीण क्षेत्र में अंतर बताना पड़ेगा। ठीक है। तो आर्थिक असमानता कैसी है? इंदौर, भोपाल, ग्वालियर जैसे जो क्षेत्र हैं, औद्योगिकरण इनके यहाँ हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन यहाँ पे हुआ है और ये समृद्ध हुए। जबकि बुंदेलखंड और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी आज भी विद्यमान है। ठीक है, उसी तरीके से सामाजिक असमानता की बात करें तो शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण में निवेश में यह असमान है। जो मालवा वाला क्षेत्र है वहां पे शिक्षा स्वास्थ्य की अच्छी स्थिति है, आदिवासी और पिछड़े जिलों में एचडीआई राष्ट्रीय औसत से आज भी कम है। पश्चिमी मालवा में सिंचाई क्षेत्र के अच्छे साधन है, मालवा निर्माण में सिंचाई और प्रोडक्शन वृद्धि दोनों ज्यादा ठीक है, परंतु पूर्वी बुंदेलखंड क्षेत्र आज भी सूखा से ग्रसित है। ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है कि हाँ बिल्कुल सही बात है कि जीएसडीपी में वृद्धि हुई है, परंतु क्षेत्रीय असमानताएं आज भी बनी हुई है। क्षेत्रीय समानताएं आज भी बनी हुई है, ये चीजें हम लोगों को बताना पड़ेगा। ठीक है। तो इस तरीके की जो चीजें हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं, उनको थोड़ा सा सोचते रहना, देखते रहना, एनालिटिकल क्वेश्चन को देखते रहना। और जब तुम देखोगे कि एक टॉपिक से तुमने 5-6 क्वेश्चन इस तरीके से सोच लिए, तो तुम्हारी जो आंसर राइटिंग है, जो क्वेश्चन डीलिंग की जो कैपेसिटी है, वो इंक्रीज हो जाएगी ऑटोमेटिकली, क्योंकि आपको आदत हो गई है ऐसे क्वेश्चन देखने की। आपको क्या हो गई है? आदत हो गई है ऐसे क्वेश्चन देखने की, और एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, एग्जाम में भी इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। ज्यादातर इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन आते कैसे हैं? ज्यादातर इकोनॉमिक्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं कि या तो वो आपसे अवधारणा पूछेंगे, महत्व उद्देश्य पूछेंगे, चुनौतियां पूछेंगे, उपाय पूछेंगे, या डेटा पूछेंगे। यही ना प्रश्न है। और कुछ एक दूसरे से कनेक्ट करके पूछेंगे। तो जब भी आपसे इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रश्न पूछे, तो आप हमेशा इंट्रो की शुरुआत 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप परिभाषा दे सकते हैं, या आप डेटा दे सकते हैं, या किसी रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। किसी भी रिपोर्ट से आप शुरुआत कर सकते हैं। राजकोषीय नीति वह नीति है जिसके माध्यम से सरकार अपने राजस्व और व्यय को नियंत्रित करती है, 1-1.5 लाइन में। ठीक है। तो इस तरीके से आप इंट्रो शुरुआत कर सकते हैं। अब जो मेन बॉडी है, उसमें क्या क्या पूछा सकता है ना? इसको हमेशा बुलेट पॉइंट्स में दें, या छोटे पैराग्राफ में दे सकते हो। क्वेश्चन की प्रगति देख लो, क्वेश्चन कैसे आ रहा है, 2-2 3-3 लाइन के पैराग्राफ्स में दे सकते हो, है ना? और अगर सीधे सीधे पॉइंट वाले क्वेश्चन पूछा है तो पॉइंट्स में दे सकते हो। क्या पूछा जा सकता है? अवधारणा पूछी सकती, कॉन्सेप्ट पूछा जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय की अवधारणा के बारे में बताइए। महत्व या उद्देश्य पूछा सकता है, महत्व और उद्देश्य हमेशा कॉमन होंगे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव और इंपोर्टेंस पूछ सकता है। चुनौतियां, समस्याएं या सीमाएं पूछी जा सकती हैं। उपाय या योजनाएं, जो भी सरकार के प्रयास है, इन्हें पूछ सकता है। ठीक है। निष्कर्ष कैसा हो? निष्कर्ष आपका संतुलित हो, पॉलिसी बेस्ड हो, विजन बेस्ड हो कि भाई कोई विजन हो, विजन डॉक्यूमेंट से जोड़ दो, या सरकार के एफर्ट से आप इसे खत्म कर सकते हो। ठीक है। अब कुछ रिपोर्ट्स जो आप यूज कर सकते हो, नीति आयोग की रिपोर्ट आप यूज कर सकते हो, बजट आप यूज कर सकते हो, आर्थिक सर्वे के अनुसार, बजट के अनुसार इसे यूज कर सकते हो, आरबीआई की रिपोर्ट यूज कर सकते हो। आरबीआई की रिपोर्ट, जैसे गरीबी के आंकड़े हो गए, नीति आयोग देगा। ठीक है। कहीं अगर फ्लो चार्ट बनाने का मौका मिल जाए, मान के चलो 7 मार्कर का प्रश्न है, शब्द कम है तुम्हारे पास, शब्द कम है, तो बिल्कुल इस तरीके से फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हो। अब शब्द ही कम है तो क्या करें? गरीबी के कारण बताओ, 1 2 3 4 5 6,
अन्य करके लिखो इस तरीके से, 1 2 3, पूरा पेज भर गया। ये मैंने उसमें बताया कि जब आपके पास शब्द कम हो, 7 मार्कर में आपके पास टाइम कम हो, तो आप इस तरीके से चीजें कर सकते हैं। पॉवर्टी का साइकिल बना दो, है ना। जब आपके पास बहुत कम शब्द हो, है ना, तो बढ़िया इस तरीके से फ्लो चार्ट बना दो। तो इससे क्या हो गया, लगभग 2 मिनट में आंसर भी लिखा हो जाता है, 7 मार्कर डील भी हो जाता है, जब आपके पास टाइम कम बचता है। ये मैंने आंसर राइटिंग वीडियोस में बताया हुआ है कि जब टाइम कम हो, तब आपको क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है और कम वर्ड्स भी लिखना है, तो किस तरीके से लिखे, वहां प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अब लैंग्वेज कैसी हो आपकी, लैंग्वेज आप कठिन लैंग्वेज की बजाय सरल लैंग्वेज का यूज करो। इकोनॉमिक्स में रहती है, पर आप कोशिश करो कि सरल और कॉमन टर्म्स का भी यूज करो। ठीक है, क्लियर है आपको। तो इन चीजों को थोड़ा सा देख लेना है, मतलब थोड़ा सा डिस्कस कर लेना है, आप लोगों को देख लेना है कि कैसे क्या लिखेंगे आप, है ना। हमेशा इंट्रो में परिभाषा हो, डेटा हो, प्रवृत्तियां देख लो कैसा क्या है, 2010-11 में क्या स्थिति थी, अभी क्या स्थिति हो गई है। अगर ये स्थिति हुई है 2010-11 में और 2023-24 में, अगर कोई चीज में चेंजेस आए, हमेशा आप टॉपिक को इसी तरीके से लिख लीजिएगा। अगर कोई चेंज आए तो वो क्यों आए, उसके रीजन क्या है, मतलब क्या ऐसा सरकार ने कर दिया कि 10-11 में ये स्थिति थी और 23-24 में ये स्थिति आके खड़ी हो गई। तो इसमें दो चीजें रही होंगी, सरकार की एफर्ट्स रहे होंगी और कुछ योजनाएं रही होंगी, कुछ स्कीम्स रही होंगी जिन्होंने इसको इतना चेंज किया। दूसरा कारण ये हो सकता है कि हाँ 10-11 में ये थी, 23-24 में ये चीजें हुई, पर फिर भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट रही हैं, चुनौतियां फिर भी रही हैं, हमें अपेक्षित रिजल्ट अभी भी नहीं मिले। ठीक है, तो अपेक्षित रिजल्ट क्यों नहीं मिले उनको भी देख लो। और पूरी इकोनॉमिक्स गिने चुने 20 पॉइंट पर घूम रही है, पूरी इकोनॉमिक्स। आप एग्रीकल्चर सेक्टर में निकाल लें 10-12 पॉइंट, आप सर्विस सेक्टर में 10-12 पॉइंट निकाल लें, आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में 10-12 पॉइंट निकाल लें, उन्हीं के इर्द गिर्द पूरी इकोनॉमिक्स घूमती है। वही कारण होते हैं, वही परिणाम होते हैं, वही प्रभाव होते हैं। वही जनसंख्या, गरीबी, बेरोजगारी, बचत नहीं है, पूंजी निर्माण की दर कम है। हर चीज का जो कारण है, आधी से ज्यादा चीज का कारण जनसंख्या है, आधी से ज्यादा चीज का कारण पॉपुलेशन है। क्यों, पॉपुलेशन होगी ज्यादा तो बेरोजगारी होगी, अगर बेरोजगारी होगी तो स्वाभाविक सी बात है भैया इंसान गरीब होगा, अगर इंसान गरीब है तो उसके पास बचत नहीं होगी, अगर उसके पास बचत नहीं होगी तो भारत में जो कैपिटल फॉर्मेशन है, पूंजी निर्माण की जो दर है, वो कम होगी। अब पूंजी निर्माण की दर कम है तो स्वाभाविक सी बात है भैया जो इन्वेस्टमेंट है, जो निवेश है, वो कम होगा। जो निवेश अगर कम होगा तो इससे अवसंरचना का विकास नहीं होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं होगा तो उद्योगों का विकास नहीं होगा। अगर उद्योगों का विकास नहीं होगा तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा। सॉरी, उत्पादन वृद्धि नहीं होगी। उत्पादन वृद्धि नहीं होगी तो भैया जीडीपी कम हो जाएगी, जीडीपी में वृद्धि नहीं होगी, और जीडीपी में वृद्धि कम होगी मतलब प्रति व्यक्ति आय कम होगी। तो सारी चीजें, यही चक्र चल रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में। क्या नहीं है भैया, जोत का आकार कम है, जोत का आकार कम है तो भैया किसान के पास पैसा भी नहीं, निवेश भी नहीं है, तो अच्छे बीज नहीं है, अच्छे बीज उर्वरक नहीं है, अच्छे बीज उर्वरक नहीं है, सिंचाई साधन नहीं है, अच्छे कृषि यंत्र नहीं है, वही सारी चीजें। अब जब कृषि यंत्र नहीं है तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फिर उसकी आय कम हो जाएगी। अच्छा, किसी भी चीज का महत्व क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, कभी पूछा भैया। तो हर चीज का महत्व आपको मिलेगा। अगर बचत को प्रेरणा मिली, बचत को बढ़ावा देगी तो भैया निवेश में वृद्धि होगी, पूंजी निर्माण की दर बढ़ेगी, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा।
आय विषमता दूर होगी। ये पॉइंट तो ऐसे हैं जैसे आपसे डेयरी उद्योग पूछा, पशुपालन उद्योग पूछा, किसी भी चीज का महत्व आपसे पूछा, तो आय विषमता कम होगी। ठीक, अपन बोल रहे थे बचत में प्रेरणा मतलब पूंजी निर्माण और निवेश में वृद्धि होगी। अब स्वाभाविक सी बात है, ये निवेश में वृद्धि होगी तो आधारभूत संरचना का विकास होगा, उद्योगों का विकास होगा। ठीक है, पर कुछ कॉमन पॉइंट जो आप हर जगह लिख सकते हो, निवेश में वृद्धि, आर्थिक विकास में वृद्धि। अब तीन शब्द आते हैं, एक आर्थिक विकास आता है, एक समावेशी विकास आता है, एक आर्थिक समृद्धि आती है। ठीक है, एक गरीबी उन्मूलन आता है, एक रोजगार सृजन आता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास आता है। ठीक है, आय विषमता में कमी, आय में वृद्धि। तो ऐसे कई पॉइंट हैं। अब जैसे पशुपालन डेयरी उद्योग वगैरह हो गए, तो पशुपालन डेयरी उद्योग का महत्व क्या हो जाएगा? ग्रामीण अर्थव्यवस्था, अगर ग्रामीण क्षेत्र में कोई एक्टिविटी चल रही है तो आंख बंद करके लिखना, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ग्रामीण विकास होगा। अगर पशुपालन है, कृषि है, कुटीर उद्योग है, लघु उद्योग है, ग्रामीण विकास को बढ़ावा मिलेगा, ग्रामीण अवसंरचना को विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो ये कॉमन पॉइंट है, बहुत सारी चीजें बिल्कुल बहुत कॉमन है, और आप लोग तो जब चूंकि पढ़ चुके होंगे इतना, तो ऑटोमेटिकली आपके सामने बहुत सारे कॉमन पॉइंट निकल के आ चुके होंगे। तो इन पॉइंट्स के बिहाफ से आप कोई भी आंसर कभी भी किसी भी तरीके से लिख सकते हो, बस आपको डेटा पता हो, बस आपको डेटा याद हो। अब फसल पैटर्न लिखने का जो फॉर्मेट था, ये हमने देखा था, प्रति व्यक्ति आय क्यों बढ़ रही है, क्यों कम हो रही है, यही प्रश्न पूछेंगे। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय वृद्धि के कारण बताओ, कमी कारण बताओ। मध्य प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की समीक्षा करो, विश्लेषण करो। और ये पूरा जो पीडीएफ थी उसमें हमने पहले डेटा दे दिया था कि कौन कौन सा डेटा आपको कहाँ यूज करना है। कृषि और ग्रामीण विकास की स्थिति क्या है, तो मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मामूली गिरावट खाद्यान्न उत्पादन में हुई थी, परंतु दलहन तिलहन में वृद्धि हुई थी। तो ये चीजें हम लोग सीधे सीधे लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि मध्य प्रदेश में राज्य घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय उत्पाद में वृद्धि के सुझाव, तो सुझाव वही है। सुझाव आप तीन सेक्टर में जोगे, प्रति व्यक्ति आय और राज्य घरेलू उत्पाद किन चीजों से मिलकर बनी हुई है? एग्रीकल्चर से, सर्विस सेक्टर से, इंडस्ट्री सेक्टर से। इन तीनों में सुझाव दे दो, तीन तीन। अगर तीन तीन सुझाव भी दोगे तो 9 सुझाव तो बेसिक तैयार हो जाएंगे। क्यों रटने जाए हम लोग बहुत ज्यादा, है ना? अगर इन तीनों सेक्टर्स में सुझाव दे दें तो 9 सुझाव तो बेसिक हो जाएंगे। और कुछ सुझाव हमेशा यूनिक है, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा, ये सुझाव यूनिक है, हर जगह फिट बैठेगा। दूसरा, बजट के प्रावधान में वृद्धि करो। ठीक है, ये सुझाव भी हमेशा कॉमन तरीके से बैठेगा, हमेशा बैठेगा, है ना? उसके बाद नवाचार को बढ़ावा दो, नीतियों एवं योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन। ये वो सुझाव है जो हर जगह फिट बैठ जाएंगे। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता को बढ़ाने के उपाय बताइए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, बजट में प्रावधान, नवाचार, नीति योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन, जागरूकता। तो इसी तरीके से आप कोई भी देखोगे तो चार पांच उपाय सुझाव तो हमेशा कॉमन मिलेंगे, जिन्हें आप यूज कर सकते हो। आपको भी इस चीज का आइडिया है, तो बस इसी तरीके की चीजों को देखे कि आप कहाँ चीजों को बेहतर कर सकते हो, है ना? देखो, सरकारी नीतियों योजनाओं को प्रोत्साहन हर जगह लिखो, भागीदारी बढ़ा दो, है ना? निवेश तो है ही। अब फसलों को कैसे लिखते हैं, मैंने उस दिन आप लोगों को बता दिया था कि इसको आंसर लिखने का तरीका क्या है, इसका पैटर्न क्या है। मैप हमेशा हो आपका, मैप हमेशा हो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो कि मैप आप लोगों को बनाना ही है। ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन की स्थिति की, तो आपको परिचय देना है। परिचय में क्या देना है कि भैया गेहूं मध्य प्रदेश की सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल है, मध्य प्रदेश में गेहूं की फसल सबसे अधिक उत्पादित की जाती है और प्रमुख राज्यों में से एक है, गेहूं रबी की फसल है। इंट्रोडक्शन दे दिया।
क्षेत्र बता दिए, उत्पादन बता दिए, प्रमुख किस्म बता दिए, आदर्श दशाएं, तापमान, वर्षा, और मैंने आप लोगों को बताया था सर्वाधिक उत्पादित जिले। आप इस तरीके का मैथ अगर आपने याद कर लिया, इस तरीके की मैपिंग आपने कर ली। अच्छा, मध्य प्रदेश की फसलों को कंप्लीट करने का सबसे अच्छा आंसर पता है क्या है? ये सबसे बेहतरीन उपाय है। ये जिस व्यक्ति ने ये मैप तैयार कर लिया, वो कभी भी मात नहीं खाएगा किसी भी फसल के उत्पादन में। क्यों? क्योंकि इसमें लिखा हुआ है ज्वार का क्षेत्र, गेहूं का क्षेत्र कहां पर है, तो एक ही हो गया गेहूं का क्षेत्र, एक ही हो गया गेहूं का क्षेत्र। तो गेहूं, चावल, कपास का जो क्षेत्र है वो इससे तैयार हो जाएंगे। दूसरा, जिस व्यक्ति को मिट्टी के बारे में पता है, वो आसानी से वितरण निकाल लेगा। जैसे सबको पता है भैया कि लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, तो चावल का प्रोडक्शन मैक्सिमम यहीं पे होगा। तो जिस व्यक्ति को बारे में मिट्टी के बारे में पता है, वो आसानी से वितरण और उत्पादन को आसानी से नोट डाउन कर लेगा। तो जब किसी भी फसल को लिखना है, तो उस फसल को लिखने का पैटर्न भी सेम रहेगा। परिचय क्या है, क्षेत्रफल आप लोगों को याद नहीं रहने, तो मैं कहूंगा इनको याद मत करना, नहीं याद रह पाएगा आप लोगों को, हर एक फसल का बहुत मुश्किल है। हाँ, पर प्रोडक्शन लगभग लगभग निकाल लेना, खासकर जो बड़ी फसलें हैं जैसे गेहूं, धान, इनका प्रोडक्शन जरूर निकाल लेना। ठीक है? तो जैसे सर्वाधिक उत्पादित जिले और वितरण, इसको दो भागों में लिखना, सर्वाधिक उत्पादन जिले वाले पॉइंट को अलग लिखना और वितरण अलग लिखना। और वितरण को लिख के जैसे मध्य नर्मदा घाटी, फिर यहाँ पे डिस्क्राइब करना, अगर 10 मार्कर में पूछे कि मध्य नर्मदा घाटी गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, जहां पर नर्मदा नदी की सिंचाई और काली मिट्टी के कारण गेहूं के उत्पादन में वृद्धि देखी जाती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत फलाने फलाने जिले शामिल हैं। कब? जब आपको 10 मार्कर में आंसर लिखना हो, सेम प्रश्न आपसे 10 मार्कर में पूछे, तो प्रत्येक सेक्टर को लिखा, मध्य नर्मदा घाटी क्षेत्र, और फिर उसको डिस्क्राइब किया। फिर रीवा का पठार गेहूं उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है, यहाँ परंपरागत रूप से गेहूं उत्पादन किया जा रहा है। रीवा के पठार के अंतर्गत सतना, रीवा आदि क्षेत्रों में गेहूं उत्पादित किया जाता है। तो आप, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर नोट्स में केवल ये पॉइंट लिखें, इसका मतलब ये नहीं कि यही पॉइंट सर्वे सर्वा है। इनको डिस्क्राइब करने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, है ना? इसको डिस्क्राइब करो अकॉर्डिंग टू कि भाई 7 मार्कर पूछ रहा है कि 10 मार्कर पूछ रहा है। 7 मार्कर पूछ रहा है तो टू दी पॉइंट लिख दो। मध्य नर्मदा घाटी केवल जिलों के नाम लिख दिए, रीवा का पठार जिलों के नाम लिख दी, बुंदेलखंड जिलों के नाम लिख दी, मध्य भारत जिलों के नाम लिख दी। अब जिले तो हम लोगों को पता है, मध्य भारत में कौन कौन से जिले होंगे, बुंदेलखंड में कौन कौन से जिले होंगे। पर अगर यही 10 मार्कर में पूछे तो हर एक को 3 3 लाइन में डिस्क्राइब करेंगे, तो 12 लाइन तो बेसी भर गई हमारी, 3 चौके 12। ठीक है? ठीक उसी तरीके से चावल, परिचय, क्षेत्रफल, उत्पादन, प्रमुख फसलें, तापमान, दशाएं। ठीक है? सर्वाधिक उत्पादक जिले, ये आपको अपडेट अपडेट कर लेना है, और इस तरीके से आपको मैप बना के साइड में लिख देना है। तो ये किसी भी फसल को लिखने का तौर तरीका यही रहेगा, कोई भी फसल आप लिखेंगे इसी तरीके से लिखेंगे। ठीक है? चाहे चना हो, अरहर हो, है ना, तिलहन हो, तिलहन और दलहन अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि देखी गई है, खासकर 25 वाले। तो तिलहन और दलहन में वृद्धि देखी गई है। अब करोगे क्या? सारी फसल तो एक से याद नहीं रहेंगी, एक लिस्ट बनाओ, यहाँ पे लिखो चावल इतना उत्पादन, गेहूं इतना उत्पादन, उसके बाद जो भी सोयाबीन इतना उत्पादन, तिलहन इतना उत्पादन, दलहन इतना उत्पादन। तो आपने एक लिस्ट बनाओ, सभी की एक लिस्ट बनाओ। ठीक है? तो आपने लिस्ट बनाई, इस तरीके से एक लिस्ट बनाई, यहाँ पे आपने फसल लिखी, यहाँ पे आपने उत्पादन का डाटा लिखा, और यहाँ पे जिले लिख लिए कि भाई कौन से, बस, है ना? और यहाँ पे अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप क्षेत्र लिख लो, रीवा में। तो एक पेज में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप लिखोगे तो इंट्रो तो आपके पास रहेगा। इंट्रो में आप क्या बता सकते हो कि भैया प्रमुख खाद्यान्न फसल है। दूसरा, आप ये बता सकते हो कि गेहूं रबी की फसल है, या खरीफ की फसल है, या जायद की फसल है। तो ये भी आप इंट्रो में इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है? इंट्रो इस तरीके से भी स्टार्ट कर सकते हो कि सोयाबीन मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रमुख खरीफ फसल है। तो सबका कॉमन इंट्रो हो जाएगा। फिर वही आप लोगों को बताना है उत्पादन की दशा। तो दशाएं जो है, ये आदत दशाएं, वो आप लोगों को कॉमनली याद रहती हैं, तापमान, दाब वगैरह क्या है। फिर वही आपको जिले बताना है,
उत्पादन बताना है, जिले बताना है और स्थिति वितरण बताना है। तो उत्पादन की दशा चूंकि कॉमन है, इसलिए आप इस तरीके से एक चार्ट बना लोगे तो एग्जाम टाइम में रिवाइज करने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये प्रश्न आएगा ही आएगा। कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भैया तिलहन में वृद्धि के कारण क्या है, या दलहन में वृद्धि के कारण क्या है। तो अनुकूल मौसम दशा है। पहला कारण तो यही है कि भैया जो मौसम दशा है वो अनुकूल है। फिर दूसरा कारण क्या है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार। कृषि में निवेश में वृद्धि। सरकारी योजनाओं का प्रभाव। ठीक है। तो कभी पूछे कि भैया तिलहन में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण क्या है, तो ये सारे कारण आपको इसी तरीके से लिखना है। तो ये किसी भी फसल को किस तरीके से लिखना है वो था। फसल पैटर्न को प्रभावित करने वाले कारक हम लोग देख ही चुके, भौतिक कारक, ऐतिहासिक, आर्थिक कारक। जो भारत के हैं वो इधर लिख देना है, जो भारत के हैं वो इधर लिख देना है, अलग से यहाँ पे हम लोगों को नहीं जाना है। ठीक है। कृषि जोत का डेटा याद रख लो, कैसा है कैसा नहीं है ना। सीमांत, लघु, मध्यम जोत। अब कारण क्या है सबको पता है, क्रय विक्रय कर रहा है, ऋणग्रस्तता में जा रहा है, भूमि विखंडीकरण हो रही है। तो मध्य प्रदेश में कृषि जोत कम होने के कारण बताइए। वही कारण लिखना है जो आपको नॉर्मली हम लोग लिखते आते हैं। खाद्य सुरक्षा, वितरण प्रणाली, भंडारण। सेम चीजें जो आप इंडियन इकोनॉमी में पढ़ के आए थे वही चीजें आप यहाँ पे पढ़ोगे। क्यों आवश्यकता है, गरीबी, बेरोजगारी, ये कॉमन पॉइंट है। देखो, भुखमरी, कुपोषण, गरीबी, बेरोजगारी। अगर खाद्यान्न से संबंधित कोई भी चीजें आई तो कुछ शब्द हमेशा साथ में आएंगे, जैसे भुखमरी, पोषण, गरीबी। ठीक है। उसके बाद सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय। तो ये शब्द बड़े कॉमनली आते हैं हमेशा, है ना। एचडीजी इंडेक्स 1 और 2। अभी एचडीजी को यूज करना सिखाऊंगा मैं आपको, 17 के 17 पॉइंट को हम कहाँ कैसे यूज कर सकते हैं उस पर भी हम लोग आएंगे ना। जब भी निष्कर्ष लिखेंगे एचडीजी को साथ में लेके जाएंगे। तो ये खास सुरक्षा है, क्यों जरूरी है, सेम पॉइंट। कहीं भी आप देखोगे वही आर्थिक विषमता एक शब्द आएगा, वही भुखमरी आएगी, वही कुपोषण आएगा, वही जनसंख्या वृद्धि आएगी। तो लगातार लंबे समय तक सेम पॉइंट आपको दिखाई देंगे। क्यों आवश्यकता है मध्य प्रदेश में, जो भारत में आवश्यकता है वो मध्य प्रदेश में आवश्यकता है। भैया बड़ी जनसंख्या है, गरीब जनसंख्या है, पोषण की आपूर्ति करनी है, शिशु मृत्यु दर ज्यादा है, मातृ मृत्यु दर ज्यादा है, इसलिए खाद्य सुरक्षा जरूरी है हमारे यहाँ। ठीक है। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने देखा भी है। हम लोग और कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, एक आध दिन और इकोनॉमिक्स के संभावित प्रश्नों को डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको एक और आइडिया लग जाए कि किस तरीके से करना है। आज आपका टेस्ट रहेगा अंतिम प्रहार में। ठीक है। तो वो आपको टेस्ट लिखना है, आज जो टेस्ट रहेगा वो आपको लिखना रहेगा। ठीक है। चलिए। तो कोई दिक्कत यहाँ तक, टारगेट कंप्लीट करोगे तो चीजें बढ़िया रहेंगी। है ना। हाँ कृष्णा, मैंने मैसेज पढ़ लिया कि आपने इकोनॉमिक सर्वे किया है, पर्याप्त है। और जो नोट्स हैं इसमें भी इकोनॉमिक सर्वे ही डला हुआ है। हर व्यक्ति ने जो नोट्स बना है, चाहे वो चैंपियन स्क्वायर हो, सिविल जॉब से, हमने हो, सबने इकोनॉमिक सर्वे को ऐड किया है। आपको पूरी पीडीएफ में इकोनॉमिक सर्वे दिख रही होगी। ठीक है। क्लियर है। नहीं, इंग्लिश में भी होगी, क्यों नहीं होगी इंग्लिश में। तो अंतिम प्रहार वालों, आज 7वां दिन है शायद ना, 26 तारीख हो गई थी कल, आज 27 है ना। आज 8वां दिन है, 7 दिन हमारे हो गए हैं। तुम लोगों में थकावट आएगी, तुम लोग परेशान होंगे, तुम लोगों को लगेगा कि गरबा कर लो, बहुत सारी चीजें होंगी। मैं तुम लोगों से फिर निवेदन कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि प्लीज टाइम बर्बाद मत करना, टारगेट टाइम पे कंप्लीट करना। एक दिन बीच में हमने एक्स्ट्रा दे दिया है। आज सांख्यिकी वाला करोगे, कल सांख्यिकी। ठीक है, टेस्ट 1.5 घंटे का दे देंगे। आज छोड़ के अगली बार से दे देंगे, ठीक है। उसको करवा लेंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। जीएसडीपी, जीडीपी कर सकते हैं इंग्लिश, बट वो आपके नंबर काटेगा थोड़ी ना।
तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें, जी जान एक लगा दें, ये 50 दिन अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिनों में लेके आ जाओ। जीएसडी पे नहीं देख लेंगे उससे ना, 1 आवर काफी है। यार मैं तो आप लोगों की पढ़ाई के लिए टाइम दे रहा था ताकि आंसर राइटिंग भी होती रहे। जनरली आप टेस्ट सीरीज आते हो तो 3-4 दिन में एक टेस्ट लिखते हो, यहाँ हर दूसरे दिन में एक टेस्ट लिख रहे हो। अच्छी बात है, टेस्ट में वही लिख रहे हो जो तुम यहाँ पे पढ़ रहे हो। अच्छी बात है कि जो डेटा आप पढ़ रहे हो वो ही लिख रहे हो। तो कोशिश जारी है, बाकी आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं, है ना, आप लोगों के सुझाव आमंत्रित हैं। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, सामर्थ्य वाले अच्छे तरीके से अपना टारगेट कंप्लीट करते रहें, और एट द एंड अंतिम प्रहार वाले भी अपना टारगेट कंप्लीट करते रहें। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि ये जो 60 दिन की तैयारी है, 45 दिन की, देखो 45 दिन अपन ने लिखा हुआ है, अपन 60 दिन तक चले जाएंगे इसमें। अगर टाइम रहेगा तो अपन बिल्कुल चले जाएंगे 60 दिन तक। तो कहने का मतलब ये है कि ये 60 दिन आपकी जो मेहनत है वो आगामी समय कैसे निकलेगा, कब निकलेगा, ये बहुत मायने रखता है। अगले 40 वर्षों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर कह रहा हूं, वीवो 122219 की समय मिलेगा तो कॉपी रिव्यू हम कर लेंगे, है ना। समय नहीं मिलेगा तो नहीं करेंगे, इसलिए हमने पहले ही स्पष्ट लिखा था कि मिनी टेस्ट की कॉपी चेक नहीं होगी, वो आपकी आंसर राइटिंग के लिए है। वो जो मेन टेस्ट होगा उसकी कॉपी बिल्कुल चेक होगी, है ना। मैं आप बात समझो, सुबह से लेके शाम तक व्यस्तता बहुत रहती है, बहुत ज्यादा ना, जॉब में है ना, डीएसपी है, पुलिस की नौकरी में और दिक्कत है। वो इतना टाइम निकाल लेते हैं, निकाल तो खैर मैं लेते ही हूँ टाइम तो पढ़ाने के लिए तो, पर वहां के लोगों से पूछना, वो हमेशा बोलेंगे क्या टाइम ही नहीं मिलता, ये नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, फलाना नहीं मिलता। ठीक है, तो बढ़िया पढ़ते रहिए। एक मुझे वादा करके चले जाओ लगे हाथ, कि अभी चल रहा है 27 सितंबर, अक्टूबर और नवंबर बहुत ज्यादा होच पोच वाले महीने होते हैं। यहाँ पे समय बहुत कम होता है। ठीक है, यहाँ पे समय बहुत कम होता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये प्रॉमिस चाहता हूं कि आप अपने 27 सितंबर से लगभग लगभग 30 नवंबर तक आप अपना बेस्ट देंगे। आप अपना बेस्ट देंगे, आप अपनी तरफ से कोई मक्कारी नहीं मारेंगे, आप अपने तरफ से पूरी तरीके से पढ़ाई करेंगे। बस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप अपना 100% नहीं, आप अपना 110% देंगे। बस इतना सा प्रॉमिस करके चले जाओ, क्या फर्क पड़ रहा। क्योंकि पढ़ना आपको है, 60 दिन आगे के 60 साल कैसे गुजारोगे ये डिपेंड करता है। तुम अपना बेस्ट दो, तुम अपनी अच्छी पढ़ाई करो, तुम अपने टारगेट कंप्लीट करो, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एवर। और फिर तुम देखो कि अगले 45 दिन, अगले 50 दिन, अगले 60 दिन में तुमने क्या पाया, क्या आउटपुट आप लोगों को मिला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया। अपने लिए एक बार तालियां बजा जाओ, क्योंकि आप लोग अच्छा पढ़ रहे हो, नो डाउट आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। जब हम आपके समय में थे तो इतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ पाते थे, जॉब रहती थी। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि मैं जॉब में रहती हूँ, अगर मैं कर सकता हूँ, मैंने पटवारी की जॉब में रहते हुए अगर मैं पहले अटेम्प्ट में एग्जाम निकाल सकता हूँ, रैंक ला सकते हैं अपन अच्छी, तो आप भी निकाल सकते हो बिना जॉब के तो, बिना जॉब के तो। क्लियर है, कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। आपके पास तो पर्याप्त समय है। हम तो 11-12 बजे तक पढ़ते थे, फिर जॉब करते थे, फिर पढ़ते थे। तो यू कैन एंड यू विल, तुम कर सकते हो और तुम करोगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मुझे तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए। ठीक है।